साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है प्राचीन भारत के इतिहास का एक कह सकते हैं टॉपिक है संगम युग। संगम युग के संबंध में यहाँ पर प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, चाहे आरओ एआरओ हो, एसएससी हो, टीजीटी पीजीटी हो, जो भी है, वहाँ पे आपने देखा होगा इतिहास में संगम काल से प्रश्न जो है एक आध अवश्य आते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है संगम युग पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये जो प्रश्न लिए गए हैं, ये प्रश्न है जो आपका एक पुस्तक आती है सौरभ कुमार चौबे की प्राचीन भारत का इतिहास। तो उसमें जो प्रश्न इन्होंने दिए हुए हैं, इसके अतिरिक्त जो अभी तक पीसीएस की परीक्षाओं में, राज्य स्तरीय पीसीएस की परीक्षाओं में या यूपीएससी की परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपकी घटना चक्र की इतिहास की पूर्वावलोकन आती है, तो उसमें जो इतिहास के संगम काल से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी इस वीडियो में डाला गया है। तो इसमें दो किताबों के प्रश्नों को लिया गया है। एक तो आपका सौरभ चौबे की पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, और दूसरी आपकी इतिहास की पूर्वावलोकन से भी प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं संगम युग को। संगम युग तो थोड़ा समझ लीजिए, संगम युग का जो टाइम पीरियड है वो 500 बीसी से लेकर के 500 एडी ये माना जाता है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मिलन। यह सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चोल, चेर और पांड्य के तमिल कवियों और विद्वानों का मिलन था। इन राज्यों में पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया है, और वहीं अशोक के दूसरे और 13वें अभिलेख में चोल, चेर और पांड्य तीनों राज्यों का उल्लेख मिलता है। अब चलिए प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई। जो रोमन बस्ती के अवशेष मिलते हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये है आपका प्राप्त होता है अरिकमेडु। अरिकमेडु जो है ये चोलों का एक बंदरगाह नगर था। ठीक है, अरिकमेडु जो है ये चोलों का एक बंदरगाह नगर था, तो इसको आप याद रखिएगा। तो एक सेकंड, अरिकमेडु या पोडुकू भी इसे कहा जाता है। अगला है संगम युग में बेली क्या था। तो संगम युग में आप बेली देखें तो बेली ये भूमि मापन का एक पैमाना था। क्या था? भूमि मापन का पैमाना था। तो भूमि मापन के लिए माँ और बेली दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, माँ और बेली दोनों ही भूमि मापन के पैमाने थे। अगला है निम्नलिखित में से कौन से बंदरगाह दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर स्थित थे। दक्षिण भारत के पूर्वी तट पर, तो दक्षिण भारत का जो पूर्वी तट है जिधर आपका तमिलनाडु है, तो इधर कौन से बंदरगाह थे। 4 बंदरगाहों के नाम दिए गए, कावेरी पत्तनम, कोरके, मुसरी और तुंडी। तो इसमें से कावेरी पत्तनम या पुहार और कोरके कोरके या कालची ये आपके कहाँ पे थे? पूर्वी तट पर थे। तो पहला दूसरा, ठीक है। जबकि मुसरी और तोंडी ये आपके चेर राज्य के बंदरगाह थे जो कि मालाबार तट या पश्चिमी तट पर स्थित थे। जबकि कावेरी पत्तनम और कोरके ये आपके कोरोमंडल तट पर स्थित थे। तो यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला है संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है, किससे संबंधित है? तो ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। तमिल व्याकरण का ग्रंथ है जिसे तोलकप्पियर ने लिखा हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस तमिल कवि ने नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है। तो मामूल नार ने जो है नंदों और मौर्यों का उल्लेख किया है। अरिकामेडु या जिसे पोडुकू भी कहते हैं, पोडुके से कौन सा मृदभांड नहीं प्राप्त हुआ है। तो ये जो आर्कमेडु है ये वर्तमान का जो पौंडीचेरी वाला इलाका है यहाँ पर ये स्थित था। यहाँ से एरेटाइन, एम्फोरे, चक्राकित मृतभांड ये प्राप्त हुए, परंतु चित्रित धूसर मृतभांड जो है यहाँ से आपको प्राप्त नहीं होते हैं। अगला है शिलप्पादिकारम के लेखक कौन थे। तो शिलप्पादिकारम के लेखक जो इलागो अदिगल थे, और इस पर इस कह सकते हैं पुस्तक पे जैन धर्म का प्रभाव था। अगला है 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें हमें मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक है और वो किससे संबंधित हैं। तो देखिए तिरुक्कुरल जो है ये आपकी क्या है? दर्शन से संबंधित पुस्तक है। तिरुक्कुरल जो है आपकी दर्शन से संबंधित पुस्तक है। जबकि तोलकप्पियम ये क्या है? ये व्याकरण संबंधित पुस्तक है, तोलकप्पियर ने लिखा है। और वहीं उसके बाद जो आपका शिलप्पादिकारम है ये क्या है? ये प्रेम कथा है। और आपका मणिमेखले ये वणिक कथा है। मणिमेखले क्या है? ये वणिक कथा है। तो आप मिलान करेंगे तो आपका 24113 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम
के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होते हैं? तो ये अरिका मेडु या कोडुकू के खुदाई से प्राप्त होते हैं। ये चोलों का बंदरगाह था, प्रसिद्ध बंदरगाह था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरी प्लस ऑफ द इर्थियन सी के लेखक को ज्ञात था? तो ये कौन सा था? ये अरिका मेडु था। ठीक है, अरिका मेडु जो था इसे पोडुके के नाम से भी जाना जाता था, और ये आपका चोलों का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। ठीक है, अगला है एम्फोरा जार। एम्फोरा जार क्या होता था? तो ये एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार था, जिसका इस्तेमाल मदिरापान के लिए किया जाता था या उसको रखने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो जो कुरल नामक पुस्तक है, कुरल जो पुस्तक है, इसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसके अन्य नाम भी मिलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करें तो कुरल, इसके लेखक कौन थे? कुरल के इसके लेखक तिरुवल्लुवर थे। तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना श्रीलंका के अपने मित्र शासक इल्लल के पुत्र को शिक्षित करने के उद्देश्य की थी। इसे तमिल साहित्य का, ये जो पुस्तक है, इसे कुरल को तमिल साहित्य का आधारभूत ग्रंथ माना जाता है। इसे तमिल साहित्य की बाइबिल भी कहते हैं, पंचम वेद भी कहते हैं, और इसे लघु वेद की भी संज्ञा दी जाती है। अगला है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो बेंगी जो है ये पांड्य राज्य की जीवन रेखा नदी थी। अगला प्रश्न है, संगम कवि कपिलर का आश्रयदाता कौन था? तो संगम कवि जो कपिलर थे, इनको आश्रय दिया था किसने? पारी ने। पारी जो कि चेर राजा थे। देखिए, संगम साहित्य में आय और पारी उल्लिखित ये दो ऐसे छोटे शासक माने जाते थे, परंतु इनकी प्रशंसा की गई है। दोबारा सुन लीजिए, संगम साहित्य में आप देखेंगे तो आय और पारी का उल्लेख मिलता है। उसमें कहा गया है ये छोटे शासक माने जाते थे, लेकिन इनकी प्रशंसा की गई है। इसमें से आय और पारी में से पारी ने प्रसिद्ध तमिल विद्वान कपिलर को संरक्षण दिया था। अगला प्रश्न है, कावेरी पत्तनम किनका प्रमुख बंदरगाह था? तो कावेरी पत्तनम जो है ये चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। कावेरी पत्तनम जो है ये किसका बंदरगाह था? ये चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। और ये कहाँ पे था? तो ये जो है कावेरी पत्तनम, ये कावेरी नदी के तट पर स्थित चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। कावेरी पत्तनम या पुहार के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, कुडमे क्या था? कुडमे जो है ये भूमि कर था। भू राजस्व कर को कुडमे शब्द उसके लिए प्रयोग किया गया है। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये इसका अमाउंट कितना था? उपज का 1/6 हिस्सा जो था वो भूमि कर के रूप में लिया जाता था। तो 3 से मिला देंगे। माँ और बेली, ध्यान रखिएगा, माँ और बेली जो है ये भूमि की पैमाइश की इकाई थे, मतलब भूमि की माप करने के लिए इस्तेमाल होते थे। तो इसको आप 4 से मिला देंगे। वारियार जो थे ये कर वसूलने वाले अधिकारी थे। और मनरम जो था राजा का न्यायालय। देखिए, राजा की अपनी सभा होती है, जिसे नालवे कहा गया है, जहां वह प्रजा के कष्टों को सुनता था। परंतु राजा का न्यायालय मनरम था, जो आगे चलकर के चोल काल में स्थानीय प्रशासन में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां पर आप मिलान करेंगे तो 3412 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, संगम युगीन किस स्थल पर वार्षिकोत्सव के रूप में इंद्र की विशेष पूजा की जाती थी? तो ये पुहार या कावेरी पत्तनम में, जो कि चोलों का एक प्रसिद्ध बंदरगाह था। यहाँ पर संगम युगीन किस राज्य से व्यापारिक मंडल रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में गया? तो पांड्य राज्यों ने भेजा था। पांड्य राज्यों ने ये दूत मंडल भेजा था। कहाँ से? गुजरात के भड़ोच से भेजा था, जो बंदरगाह था वहां से भेजा गया था। पांड्य शासक नेडुल जेलियम जो था, इसने प्रसिद्ध तलैया लंगानम का युद्ध किसके विरुद्ध जीता था? तो चोल, चेर तथा 5 राज्यों के विरुद्ध इसने जो है इस युद्ध को जीता था। तो इसको याद रखिएगा। और इसी युद्ध के बाद इसने स्वयं को तलैया लंगानम की उपाधि प्रदान की थी, या ये उपाधि धारण की थी। तो यहां पर आपका डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उसके लेखक हैं। कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर थे। शिल्पाधिकारम के इलागो अधिगल थे, पहले से मिलाएंगे। मणिमेखले के सत्यनार थे, शीतले सत्यनार। और तोलकाप्पियम के तोलकाप्पियर थे, तो पहले को 4 से मिलाएंगे।
कुरल का चौथा तिरुवल्लुवर हो जाएगा। शिल्पाधिकारम को आप मिलाएंगे किससे? पहले से इलागो अधिगल, तीसरा मणिमेखले को सतनार से मिलाएंगे, दूसरे से तोलकप्पियम के रचयिता तोलकप्पियर थे, 3 से मिला देंगे। तो ये 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा शासक चेर वंशीय है? चेर वंशीय, तो इन चारों में से सेन गुट्टवन, इदेन जोरियल, कारिकेल, नेतदल, इसमें से सेन गुट्टवन जो थे, सेन गुट्टवन ये चेर शासक था। सेन गुट्टवन को लाल सेन गुट्टवन, लाल चेर, भला चेर इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था। ठीक है। वहीं करिकाल जो है, करिकाल ये चोल शासक थे। देखिए चोल शासकों में आपका एलारा, करिकाल, से आपका शेनगढ़ान ये नाम आते हैं। वहीं पांड्य वंश के राजाओं में आपको नेडियोन, नेडुंजेलियम इनका नाम आता है। चेर राजाओं में उदयन जेरल, नेडुन जेरल आदन, कुट्टवन, लाल सेल गुट्टवन, आय और पारी, पेरुन जेरल इम्पोरोई इत्यादि लोगों का नाम आता है। अगला है संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुर्गन की पहचान किस देवता से की गई है? तो संगम युग में आप देखेंगे तो जो मुर्गन है ये आपका शिव के पुत्र जो थे कुमार या कार्तिकेय, उनसे की जाती है। ठीक है। तो जिन्हें स्कंद के नाम से भी जानते हैं, तो मुर्गन की पहचान स्कंद से की जाती है और इनका प्रतीक क्या था? बेलन था। अगला है पेरीप्लस ऑफ द इरेथियन सी में उल्लिखित किस बंदरगाह में मोती पाए जाते थे? तो पांड्यों की राजधानी थी कालची या कोकई, कालची या कोरकै थी। यहाँ से मोती मिलने का उल्लेख मिलता है। देखिए जो आपकी पेरीप्लस नामक पुस्तक है उसमें उल्लिखित है कि यहाँ से चोर और डाकू मोतिया चुराने का कार्य करते थे। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प हो जाएगा, कालची या कोरकै। प्राचीन भारत के इतिहासकारों ने इस प्रकार इतिहास लिखा जैसे कि दक्षिण का अस्तित्व ही ना हो। यह कथन किसका है? स्मिथ का है। पदिति पत्तू निम्नलिखित में से किन राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है? तो ये आपका चेर राजाओं की स्तुतियों का संग्रह है। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर प्राचीन पत्तन पुहार स्थित था, जिसे कावेरी पत्तनम भी कहते हैं या पुहार कहते हैं? तो ये कावेरी नदी के तट पर स्थित था। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में है। संगम युग में प्रमुख समुद्र पत्तन या बंदरगाह कौन सा था? तो ये प्रश्न थोड़ा सा मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें जो भी चारों नाम हैं, पुहार, मुजरिश, तुंडी, नेलकिंडा, ये सभी क्या हैं? नेलकिंडा या नेलसिंडा, ये सभी चारों जो हैं प्रसिद्ध बंदरगाह रहे हैं। जिसमें से आप देखें मुसरी या मुजरिश, तुंडी, नेलसिंडा ये चेर राज्य के बंदरगाह थे। पुहार जो है ये आपका चोलों का प्रसिद्ध बंदरगाह था। परंतु समुद्र पत्तन की बात करें तो पुहार यदि आप देखेंगे तो पुहार आपका क्या था? कावेरी नदी के तट पर था। बाकी जो अन्य 3 हैं वो आपके समुद्र किनारे थे। तो ये प्रश्न पूरी तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। अगला है द्वितीय संगम का आयोजन निम्न में से कहाँ हुआ था? तो देखिए 3 संगम का उल्लेख मिलता है, जिसमें से पहला और तीसरा जो था वो मदुरै में होता है। पहला मदुरै में, तीसरा उत्तरी मदुरै में। और यहाँ पे दूसरा पूछा है, तो दूसरा आपका कहाँ पे होता है? कपाटपुरम या अलवै में होता है। कपाटपुरम या अलवै में होता है। इसके अध्यक्ष तोलकाप्पियर थे। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि थे। ठीक है। इसके अध्यक्ष तोलकाप्पियर थे, जिन्होंने तोलकाप्पियम नामक तमिल व्याकरण की पुस्तक लिखी है। वहीं जो पहला और तीसरा मदुरै में हुआ था। पहले के जो अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि थे, अगस्त या अगस्त्यार थे, और तीसरे के नक्कीरर थे। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन तृतीय संगम के विषय में सही नहीं है? नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे, सही है। इसमें कुरल की रचना हुई थी, कुरल नामक साहित्य की रचना हुई थी, जिसके लेखक तिरुवल्लुवर हैं, जिसे कुरल को आधारभूत ग्रंथ, पंचम वेद या बाइबिल या इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक है। अगला है या लघुवेद भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन चेर राज्य के पत्तन थे? चेर राज्य मतलब जो पश्चिमी तट के बंदरगाह कौन से थे? तो इसमें आपका मुसरी, मुंडी, नेलसिंडा, बंदर इत्यादि थे। वहीं पुहार जो है चोलों का बंदरगाह था, और साल्यूर या साल्यूट ये पांड्यों का बंदरगाह था। तो यहाँ पे 2 और 4 हो जाएगा। अगला है, किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में हुआ है?
तो पांड्य राज का उल्लेख किया गया। तीसरे संगम का अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर थे। और किस संगम लेखक ने नंद शासकों के संचित धन का उल्लेख किया है? मामूल नार ने। कोरका एवं मदुरै प्रमुख नगर एवं बंदरगाह थे या पत्तन थे किस राज्य के? तो पांड्यों के, कोरका और मदुरै। ठीक है, कोरका या मदुरै, साल्यूट, ये आपके पांड्यों के बंदरगाह थे। अगला है दो यहाँ पर सूचियां हैं, राजा और राजवंश, इन्हें सम्मिलित करना है। उदयन चेर राजवंश का था। करिकाल चोल राजवंश का। नेडियोन पांड्य का था। सिंह विष्णु पल्लव राजवंश से संबंधित थे। तो 1 2 3 4 आपका ए विकल्प हो जाएगा। अगला है किस संगम ग्रंथ में मगध, वज्र एवं अवंती राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो सिलप्पादिकारकम में मिलता है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है घटनाचक्र की इतिहास की पूर्वावलोकन उसमें जो प्रश्न दिए गए उनको देख लेते हैं जो संगम काल से संबंधित है। तो संगम काल का यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे 41 से देखिए। तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है किससे? व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोलकप्पियम के प्रणयनकर्ता तोलकप्पिय ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। अगला प्रश्न, संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है किसका? तमिल व्याकरण का। सिलप्पादिकारकम का लेखक कौन थे? इलागो अधिगल थे। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। अगला है, दो सूचियां दी गई हैं। तिरुक्कुरल ये आपका दर्शन संबंधी था। तोलकप्पियम ये व्याकरण था। सिलप्पादिकारकम ये एक प्रेम कथा थी और मणिमेखलय वणिक कथा थी। तो 2413 आपका यहाँ पे डी विकल्प हो जाएगा। अगला है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होता है? तो अरिका मेडू से प्राप्त होता है। अरिका मेडू से। देखिए, अरिका मेडू पूर्वी तट पर पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरीप्लस में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे युक्त कलश, रोमन लैंप, रोमन प्याला आदि प्रमुख हैं। यहाँ से न केवल भारतीय माल यथा मड़िया, मोती, मलमल, सुगंधित पदार्थ, इत्र, मसाले और रेशम लादा जाता था, अपितु रोमवासियों की रुचि एवं नमूनों के अनुसार भी माल निर्माण कर रोम भेजा जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से द पेरिप्लस ऑफ द एथियन सीरीज के लेखक को ज्ञात थी? अभी हमने व्याख्या में देखा, अरिका मेडू। अगला है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो अरिका मेडू से प्राप्त हुई है। एम्फोरा जार होता है एक लंबा तथा दोनों तरफ हत्थेदार जार था ये। ठीक है, एम्फोरा जार एक लंबी एवं संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए किया जाता था। अरिका मेडू के उत्खनन से रोम आयातित इस जार के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? तो चेर चोल पांड्य का उल्लेख है, परंतु कदम वंश का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से कदम जो है आपका कर्नाटक साइड में स्थित वंश था। निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो चोल, चेर, पांड्य 3 ही वंश थे। पल्लव इसे संबंधित नहीं रहा है। अगला है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है आपका तमिल भाषा में है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल, पंचम वेद या लघुवेद माना जाता है। इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी है? अभी हमने देखा कुरल को दी गई है। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम या रामावतारम का लेखक है? यह है कंबन। कंबन ने 12वीं सदी ईस्वी में तमिल रामायण या रामावतारम की रचना तमिल भाषा में की थी। ठीक है, तो हम यहाँ पे केवल उन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं जो संगम काल से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे अगला जो है, जो यहाँ 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात था? तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरायूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरायूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरी प्लस ऑफ दी एर्थियन सी में मिलता है।
पांड्यराज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो बेंगी थी। कौन सी नदी थी? बेंगी नदी पांड्यराज की जीवन रेखा थी। पांड्यराज की जीवन रेखा बेंगी नदी थी। पांड्यराज कावेरी के दक्षिण में, कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा तथा तिन्नेवेल्ली के जिले और त्रावणकोर के कुछ भाग शामिल थे। इसकी राजधानी मदुरै थी। बेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनना है। पश्चिमी तट की बात कर राज्य चेर राज्य था। तो चेर राज्य के जो प्रमुख बंदरगाह थे उसमें तोंडी, मुसरी, नोरा, तोंडी, मुसरी, नेलसिंडा इत्यादि थे। तो यहाँ पे तीसरा और चौथा हो जाएगा, तीसरा और चौथा। कोरकै ये पांड्यों का था। पुहार या कावेरीपत्तनम ये चोलों का बंदरगाह था। अगला है, और ये आपके पूर्वी तट पर थे। संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होता था? यह राजा के लिए ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? मदुरई में हुआ था। पहला और तीसरा जो है आपका मदुरई में हुआ था और दूसरा कपाटपुरम में हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक, पहले के अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे, दूसरे के तोलकप्पियर थे, तीसरे के नक्कीरर थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने संगम काल से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे अभी तक पूछे गए या हो सकते हैं, उनको यहाँ पर हम लोग देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।